इसमें अपन ने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे। इसमें हाँ, इसमें दो कॉम्बिनेशन हमने बताए थे, थोड़ा रिपीट कर देते हैं। इसमें एक कॉम्बिनेशन इस टाइप का था, ए बी। इसमें अपन को ये ध्यान रखना था एक्चुअल में कि ये जो R3 है ये R1 R2 किसी के साथ कोई रिलेशन में नहीं है। मतलब सबसे पहले आपकी नजर में ये दिख जाना चाहिए ये दोनों किस में है, तभी क्वेश्चन आगे जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन रुका रहेगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो आसान था, सभी बच्चों से पहले से बनता था, R1 R2, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये है R3 R4, तो ये दोनों किसमें थे, सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फिर दोनों पैरेलल, तो इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं जा रही थी। ठीक है ना। अब आज अपन को पढ़ना था शॉर्ट सर्किट। तो एक कंफ्यूजन ये होता है कि कब शॉर्ट सर्किट होगा और कब नहीं होगा। देखो भाई, ये है, ये अपने पास 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो इसको शॉर्ट सर्किट करना है, तो अब यहां से एक वायर कनेक्ट कर देंगे। चालू कर लो, कौन सा चालू करना है, फैन चालू कर लो, कौन सा करना है। चलो चलो, तो देखें, अगर एक रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस कोई वायर कनेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है अब इसका कोई यूज नहीं है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरी चीज, ये पॉइंट अगर ए है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा। अब कई बार अपन को दिक्कत तब आती है, जैसे मान लो इस तरीके का एक डायग्राम है और एक वायर ये कनेक्ट कर दिया जाए यहां से और एक वायर यहां से। अब इसमें से कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट यहां से तो कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन बीच में ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। माने शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, तभी शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, तो अब जैसे एक अपन आसान सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट का, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक लिख लें एग्जाम्पल। इसमें इस तरीके का ये डायग्राम है, ये यहां पे कनेक्टेड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को आंसर देख के तुरंत बन रहा होगा। आर मतलब ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, पूरा कंप्लीट आंसर आर। बना ले लेकिन कॉपी में, आसान है तब भी लिख लें, नोट्स में रहना चाहिए। ठीक है, लिखे नेक्स्ट पॉइंट। इसमें लिखे सेम पोटेंशियल पॉइंट, सेम पोटेंशियल पॉइंट। हाँ नहीं, अगला नेक्स्ट टॉपिक है सेम पोटेंशियल पॉइंट, सेम पोटेंशियल पॉइंट।
अच्छा, इस चैप्टर में क्या है, नोट्स अपन को अच्छे से बनाना है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जैसे नोट्स अपन बना रहे हैं ऐसे आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये दिक्कत है। तो समस्या जाएगी, मतलब दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल अलग हैं। तो दिक्कत ये है कि आपको सिस्टमेटिक बनाना जरूरी है। क्वेश्चन सारे बनेंगे, लेकिन आपको नोट्स अच्छे से बनाना है। मतलब पहले के अच्छे से नहीं बनाए तो चलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रजिस्टिंग, क्योंकि वो सब जगह मिल जाएंगे कॉमन, लेकिन ये वाले में दिक्कत जाएगी। मतलब इक्विवेलेंट और वोल्टेज करंट ये थोड़े अलग हैं। चलो तो अब लिखें सेम पोटेंशियल पॉइंट। जैसे इसमें, जैसे अब इस टाइप का टॉपिक कहीं नहीं मिलता लिखा हुआ बुक्स में, ठीक है, इसलिए दिक्कत जाती है अपन को। सेम पोटेंशियल पॉइंट में सीधा अपन आते हैं एग्जाम्पल पे, उसी से समझ में आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सभी ने ये क्वेश्चन पहले से पढ़ के रखा है, सभी को क्लियर आइडिया है। इसमें पॉइंट ए यहां है और बी यहां है, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं कि आर हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अब समझना है, सॉल्व नहीं करना अभी। ये पॉइंट है बी और ये वायर कनेक्ट है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी, और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी। अब इसका अपन एक नया डायग्राम बनाएंगे दोबारा, ठीक है। तो ये पहला तो कहां कनेक्ट है, ए बी में, ये तो ठीक हो गया। अब ये कहां कनेक्ट है दूसरा, ए बी में, और तीसरा ए बी में, ठीक है भाई। चलो बना लें इसको, आंसर क्या आ जाएगा, R/3, ये आंसर है। तेजी से बना लें, हाई स्पीड से, ठीक है भाई। चलो सिलेबस टेस्ट में इलेक्ट्रिक करंट आखिरी तक आ जाएगा, वैसे हो जाएगा, हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे अपन, कोई जरूरत पड़ेगी तो बीच में। हाँ, कल का भी पता करते हैं आज। वेक्टर में से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखो, ये एक सर्कुलर लूप बना देते हैं अपन, इसमें आप 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, 3 की जगह। ये पॉइंट है ए और ये है बी, आर आर आर। तो ये जो पूरा सर्कल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट बी को, क्योंकि कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये भी पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी, और ये भी पॉइंट बी, R/4, बिल्कुल सही है। तो इसको भी लिख लें बहुत जल्दी। अब अपन आते हैं असली क्वेश्चन पे। ये सब तो डुप्लीकेट क्वेश्चन थे, ये सब तो मतलब छोटे बच्चों वाले थे, है ना भाई, फालतू क्वेश्चन थे। असली क्वेश्चन ये है, ये सभी ने पहले सॉल्व किया होगा, कभी ना कभी कुछ दिक्कत आई होगी सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन में 3 तो ठीक है, चौथा वाला डिस्टर्ब है। ये यहां पे लिखा है पॉइंट ए और यहां पे लिखा है पॉइंट बी, है ना। ये है सही क्वेश्चन, नीट में ये वाला आया है। ये तो एग्जाम में नहीं आते, ये तो वैसे ही प्रैक्टिस के लिए, ये तो सभी बच्चों से बन जाते हैं। इसको देखना है ध्यान से, कैसे सॉल्व करना है अब इसको। इसको ध्यान से देखना है। इसमें देखो, सबसे पहले तो इसको एज्यूम करना है कोई पॉइंट, मान लो O, ठीक है। अब ये जो है पॉइंट बी है, तो ये भी पॉइंट बी है, और ये भी पॉइंट बी है, और ये भी पॉइंट बी है। अब आप ध्यान से देखो, 3 रेजिस्टेंस किसके बीच कनेक्ट हैं, O और B के बीच, और एक आखिरी वाला किस में कनेक्ट है, O और A में। तो आप यहां पे जो डायग्राम बनाएंगे उसमें अपन को 3 पॉइंट बनाना है। कौन कौन सा पॉइंट बनाना है, O, B और A। यहां पे कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं, 3 रेजिस्टेंस।
हाँ भाई, अब कहां बनाना है ये रेजिस्टेंस? ओ और ए में। ए, ए। सही है। तो ये आर आर आर, तो इसका आंसर सबसे पहले R/3 प्लस आर, R/3 प्लस आर, 4R/3, ये वाला। हाँ सही है भाई। देखो ये पॉइंट बी है ना, तो ये पूरा पॉइंट बी है ये। अब इसको अपन ने एक नया पॉइंट एज्यूम कर लिया ओ, अपने मन से। ठीक है, अब अपन को एक चीज दिखने लगेगी क्लियर कि ये तीन रेजिस्टेंस किसके बीच कनेक्टेड है? ओ बी। तो अब एक डायग्राम अपन बना देंगे। अब ये कहां कनेक्ट करना है? लास्ट वाला ओ से ए के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, नीट के 99% स्टूडेंट उस क्वेश्चन को याद रखते हैं भाई, सब बच्चों को याद होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको याद नहीं हो क्वेश्चन पूरा। नहीं नहीं, पक्का याद होगा निश्चित। देखो ये क्वेश्चन है, नहीं नहीं फिर से आ रहा है वापस। जिन बच्चों को पता है तो वो देख लें एक बार, ये ऐसा रहता है। ये सारे बच्चे इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं भाई। हमने देखा है कभी भी हर बच्चे को याद होता है ये क्वेश्चन, है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड, उस पर लिख भी दें स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ लिखना है जिनको लिख लें। चलो भाई, हो गया। अब देखें इसको, कितने लोगों को याद है? याद है कि नहीं? बनाने का तरीका, पहले तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसमें ऊपर से एक वायर लगा देते हैं, यहां पे नीचे से एक वायर लगा देते हैं, तो ये तीनों किस में हो जाते हैं? पैरेलल में। कैसे हो जाते हैं वो अपन देख रहे हैं अब। हाँ भाई, ये पॉइंट क्या है? ए, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? ए। ये पॉइंट है बी, तो ये भी क्या होगा? बी। अब आप देखो ये दोनों किसके बीच कनेक्ट हो गए? ए बी, ये भी ए बी और ये बी, तो तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। अब बहुत अच्छे से अपन एकदम सही बात करें, रियलिटी, तो 70-80% बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ए बी क्यों हो गया, बी क्यों हो गया, बट आंसर सब याद कर लेते हैं। ये कितने लोगों को एकदम क्लियर है कि पैरेलल में है समझ के? अरे बहुत सारे लोगों को क्लियर है, बहुत बढ़िया है। तो ठीक है भाई, तब तो बहुत ही अच्छी चीज है। ए बी ये हो गया आर आर आर, आर इक्वलेंट आ गया R/3। चलो ठीक, तो बना लें अब इसको बहुत जल्दी, हाई स्पीड में इसको भी। ठीक है भाई, तो इसमें अब हमें लग रहा है और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आ जाते हैं। ठीक है, इसका मिक्स, इसका मिक्स आता है तो उसमें मतलब कुछ खास नहीं होता। दो रेजिस्टेंस यहां और कनेक्ट होते एक एक, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो दोनों सीरीज में हो जाते हैं बस। मतलब क्वेश्चन मिले कोई तो बताना फिर। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लिखें व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या? नहीं नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, पूरा नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज किसमें? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। हाँ भाई,
व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है भाई। ये R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है, कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है, नाम है उनका व्हीटस्टोन, ठीक है। हाँ, गेहूं पत्थर और पुल। हाँ, अब इसमें कंडीशन यह है कि इफ R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। देन अगर ऐसा है तब ये जो 2 पॉइंट हैं यहां पे, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इन दोनों का वोल्टेज इक्वल हो जाता है। मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू Q, यानी जो इसमें करंट जाना है I5 वो कितना हो जाता है 0। मतलब ये बीच का रेजिस्टेंस फालतू हो जाता है, तो इसको निकाल के अपन फेंक देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अपन ये लिख सकते हैं कि R5 इज यूजलेस, ठीक है। तो ये सबको पता है, नहीं भी लिखना हो छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। नाम लिख दिया कि नहीं लिखा ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज नाम लिख दिया, ये तो सबको याद है हमारे ख्याल से, छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में इसी डायग्राम को कठिन तरीके से बनाने के 2 तरीके। कठिन तरीके से बनाने के कितने तरीके हैं? 2, ठीक है। किसी को याद है कैसे 2 तरीके कठिन वाले? कैसा? नहीं, वो तो बच्चे से बन जाता है। हाँ, लिख लिया? चलो देखें, तो व्हीटस्टोन के 2 टाइप हैं स्टैंडर्ड, जो आपको याद होने चाहिए। पहला तो ये वाला, वैसे तो याद हमारे ख्याल से होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा इसको, ये वाला पॉइंट A B है ना। ये सारे रेजिस्टेंस अपन कर देते हैं R, इक्वल कर देते हैं। कितने लोगों को दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज? यहां दिख रहा है? कैसे दिखेगा? हाँ भाई, इसको A को उठा के यहां कर दें, ठीक है। मतलब ये जो है, ये पॉइंट है B, इसको यहां कर देना है। अब देखो, अब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है, ये अलग हो जाएगा। सीरीज में इसकी वैल्यू 2R, ये 2R, 2R 2R का पैरेलल R। तो ये आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज का पैटर्न दिमाग में सेट होना चाहिए। एक बार बना लें तो याद हो जाएगा, एक बार बनाने से ही याद हो जाता है। बस एक बार बनाते समय इसको देखें नहीं, बीच में। याद करने का तरीका है, किसी सर्किट डायग्राम को आप एक बार देखें, जितनी देर देखना हो। जब पेन चलाना चालू करें तो बीच में मुंडी नहीं उठाएं। नहीं है समझ आ गया? एक बार आप जितनी देर देखना है देखें। अनवैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में आप सिलेबस से बाहर हो गया, अब नहीं है। सॉल्व करने का एक्चुअली जो तरीका है वो है, उसको अपन कहते हैं डेल्टा स्टार मेथड, उससे सॉल्व होता है। अब वो बहुत लंबी मेथड से, तो अपन क्या करते हैं, उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, वो हम बता देंगे अभी, उससे अपन कर लेते हैं। कर लिया नोट? एक बार अच्छे से देख लें भाई, तो आपको बार बार देखना ही नहीं पड़ेगा, ध्यान से देख लें एक बार। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 2 लाइन अंदर की तरफ बनाई है, बाद में इसको उठा के बाहर कर दिया, ठीक है। ध्यान से देख लें, याद हो जाएगा। अब दूसरा देखें, दूसरा वाला पक्का जो है
ये वाला आपने मतलब कम देखा होगा। इसमें 3 रेजिस्टेंस पहले अपन एक लाइन में लगाते हैं, 2 रेजिस्टेंस के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ऐसा। ये सेम काम यहां करते हैं। अब आपको ये कहीं से कहीं तक देखने में लग नहीं रहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए अपन इन सभी रेजिस्टेंस को अलग अलग नाम दे रहे हैं, R1, R2, R3, R4, R5। इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इसको Q। अब ये देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको इसका फिर से डायग्राम बना लेना चाहिए। यहां पे ले लेना चाहिए पॉइंट A, यहां पे B, यहां पे P और यहां पे Q। अब देखें, सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां कनेक्ट करना है, A टू P, ये हो गया R1। दूसरा P टू Q, ये हो गया R5। फिर P टू B, P कहां है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, R3। फिर A टू Q, R2। लास्ट कौन सा बच रहा है, R4। ठीक है भाई, तो अब देख सकते हैं, आपको लगने लगेगा कि ये क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये वाला बहुत कम लोगों को याद रहता है, तो पहले इसकी बनाने की टेक्निक समझें। पहले 3 रेजिस्टेंस एक लाइन में बनाना है, फिर 2 रेजिस्टेंस के ऊपर से एक रेजिस्टेंस लगाना है, और नीचे भी 2 रेजिस्टेंस के ऊपर से एक रेजिस्टेंस, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली इसमें सारे रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं, तो दिक्कत जाती नहीं है सॉल्व करने में, आराम से सॉल्व हो जाता है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, पहले वाले तो आसान थे, इसलिए इसको कॉपी में जरूर बना लें। ये मतलब काम का डायग्राम है अपने। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना, अभी कोई टॉपिक नहीं हुआ है अपना, अभी तो सिर्फ इक्विवेलेंट ही चल रहा है ना। अभी अपन जो सोच रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट। उसमें जो कुछ आ रहा है उसी पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बच्चे से इक्विवेलेंट नहीं बनेगा आगे का कुछ नहीं बनेगा। इक्विवेलेंट पे उसकी मास्टरी हो जानी चाहिए सबसे पहले। अब इसमें एक अपन आसान सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये है, लिखने की जरूरत हो तो लिखें, जरूरत नहीं हो तो नहीं लिखें, ठीक है, सिर्फ देखें। दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं दिख रहा। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये 2 लोग फालतू हैं, इनको किस में कन्वर्ट कर दें, 1 में, तो कितना बचा, 5। ये तो सबको समझ में आ रहा है, तो ये 5 हो गया। फिर और कहां दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, तो यहां पे 3। अब देखें इसके बाद क्या दिख रहा है। सबसे पहली चीज ये जरूर याद रखें, कितने लोग कम कर सकते हैं वो कम करें। अब देखो, ये 5-5 का रेशो 1, ये 1, मतलब कौन सा रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, 8 अलग कर दें। अब क्या होगा आंसर, देखो सबसे पहले तो ए बी, ये पॉइंट दिख रहा है, ए बी, ये नहीं यार, बहुत सारे लोगों समझ में नहीं आ रहा, फिर से तो देखो, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में, इनको 5 कर दिया, ये समझ में आ रहा है, इसको हमने 5 ओम कर दिया, यहां तक समझ आ रहा है। ये 5 ओम है, ये यहां पे 8 ओम है, ये 3 है, और ये कितना है, हो गया 3। अब ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा है अभी कि ये 3 और 3 सीरीज में है, गलत है। क्यों,
करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं है, मतलब अब आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है? अब आप फंस गए हैं। जब भी 5 रेजिस्टेंस हो इसका मतलब आप फंस चुके हैं। अब सिर्फ एक ही उपाय है, नीट में क्वेश्चन आया है तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और बैलेंस होगा। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों का रेशो 1, इन दोनों का 1, कौन सा रेजिस्टेंस हटाना है? बस अब आप देखो क्या अब तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 8, फिर 8 8 पैरेलल में, तो क्या आंसर हो जाएगा? 4। आप इस चीज को याद कर लो, 5 रेजिस्टेंस हो और आपकी समझ में नहीं आए, आप समझ जाओ व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस है। अपने सिलेबस में अनबैलेंस है ही नहीं, सिलेबस से बाहर है, बैलेंस ही होगा पक्का 100%। ठीक है, तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये डिफिकल्ट है, आसान वाले अपन ने नहीं किए। आसान मतलब ऐसे होते हैं जैसे नीट में ऐसा भी आता है ये वाला, लेकिन अपन नहीं कर रहे हैं इसको। इस टाइप का भी आपने बहुत देखा होगा ये। और ये वाला क्वेश्चन नीट में जितनी बार आया उसमें सभी रेजिस्टेंस कितने होते हैं? 10 ओम है ना, 10 10। आंसर भी क्या आता है? 10। तो ये ऐसे अपन नहीं कर रहे हैं बच्चों वाले। कई बच्चे सोच रहे हो ऐसे भी करना चाहिए, है ना, तो इसमें थोड़ी दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, ये सीरीज में हो गए तो कितना हो गया? 8। ये दोनों भी सीरीज में हो गए 8, और फिर 8 और 8 पैरेलल में। ठीक है भाई, अनबैलेंस मतलब अपन ऐसी कोई मेथड नहीं है अपने पास, जो है वो ट्रिक ये रहती कि अपन उसको बैलेंस मान के सॉल्व कर देते हैं, अप्रॉक्स आंसर आ जाता है। और दूसरी मेथड है फिर कि केबीएल केसीएल से सॉल्व करते हैं, तो केबीएल केसीएल से कर सकते हैं। हाँ हाँ, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू रहती है। हाँ चलो भाई, तो लिखें। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक जब तक लिख लें, जो लोग जिनने लिख लिया वो ऊपर हेडिंग लिख लें। ये है मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज। मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, ये मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज जिसको समझ में आ गया तो उसको सिमेट्रिकल सर्किट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। सिमेट्रिकल और फोल्डिंग दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके जितने क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएंगे। किससे? मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट से। ये आसान है और बहुत, एक लाइन में ही सॉल्व हो जाते हैं, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। देखें कैसे, पहले लिख लें ऊपर हेडिंग, लिख लिया मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखें, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो सबसे पहले आसान देखते हैं। यहां पे रेजिस्टेंस है R, यहां पे है 2R, यहां पे 4R, यहां पे है 2R 4R 8R, बीच में एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट है R, यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है R। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब कई बुक्स में लिखा होगा इसको सिमेट्रिकल मेथड से करें, कई में लिखा होगा नहीं फोल्डिंग मेथड से करें। कुछ नहीं करना, आप ये देखो इन दोनों का रेशो, इन दोनों का 1/, मतलब ये चेन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है? आप किस किस को यहां से अलग कर दो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, लिख लें इस क्वेश्चन को। इसमें आपको 2 चीजें पढ़ने से आप बच जाओगे, आपको ना तो सिमेट्रिकल सर्किट पढ़ना ना फोल्डिंग पढ़ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, लाइन से। सारे हम करा रहे हैं, जितने नीट में है सारे करा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर ले। ये है मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। ये मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो लेकिन सॉल्व हो रहा है। फिर से हाँ भाई, देखो इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल होने चाहिए, और इनका रेशो इन तीनों, मतलब तीनों का रेशो इक्वल होना चाहिए, तभी काम आएगा। हो रहा है नहीं हो रहा?
हाँ, तो इसका मतलब है इसमें करंट नहीं जाएगी, तो इनको निकाल दो। अब आंसर क्या आएगा, कितना हो जाएगा ये वाला 7R पैरेलल विद ये वाला कितना हो रहा है 14R। तो आंसर आ जाएगा 7 × 14 अपॉन 21R। तो आंसर आ गया 14R/3। ठीक है, हाँ, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट को मान लेते हैं x, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब थोड़ा उसमें फिर लंबी कहानी है, मतलब लंबी कहानी एक्चुअल में ऐसी है, पहले लिख लें, लिख लिया ये, अब देखें, मतलब अपन वो सब बातें थोड़ी देर बाद करेंगे हालांकि, लेकिन फिर भी जैसे यहां कोई बैटरी लगाता है, तो एक्चुअल में बैटरी जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करती है अपना, वो रेजिस्टेंस के रेशो में करती है। तो जैसे बैटरी के पास यहां पे मान लो कि 70 वोल्ट है, तो बैटरी इसको देगी 10, तो इसको भी कितना देगी 10। ये दिक्कत, तो इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट का वोल्टेज कैसा आ जाएगा इक्वल। ये अपन थोड़ी देर बाद डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। अभी तो मतलब इसी पे रहे, किस पे, रेजिस्टेंस पे। अभी अपन मतलब एक साथ ज्यादा चीजों पे नहीं जा रहे। ये है भाई क्वेश्चन, ठीक है। कितने लोगों को दिख रहा है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, मल्टीपल नहीं दिख रहे, कितने दिख रहे हैं, इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल, तो ये रिमूव हो जाएगा, इन दोनों का रेशो इन दोनों, तो ये भी रिमूव करके देखें भाई इसको। ये सबसे पहले ये जेई एडवांस में आया था, फिर नीट में बाद में आया है, इसलिए करके देख लें एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। नहीं, इसमें ये भी है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको समस्या क्रिएट करेगा कि आर की वैल्यू बहुत उल्टी पुल्टी दी है, 3/2 दी है, उससे भी डिस्टर्बेंस हो। जिसको मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उसके लिए क्वेश्चन 1 सेकेंड से कम समय में हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कुछ देखना है ना कुछ, सीधा आपको तो रेजिस्टेंस अलग करना है, ये वाला अलग हो जाएगा और ये वाला, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा 2R 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 2R/3, तो 2/3 इंटू R कितना है 3/2, तो आंसर 1 ओम। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चले, चलो लिख नहीं पाए, हाँ भाई इसको लिख लें, देख लें, जिन लोगों ने कर लिया वो इसको देख लें। इसमें 2R 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 और ये RR, मतलब पहले वाला ही क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने इसको R और R कर दिया। ऑप्शन भी देख लें एक बार, कौन से रेजिस्टेंस रिमूव होंगे, ये वाले 2R 2R नहीं, बच्चा सोचे नहीं, कर हमें तो यही निकालना है, छोटे वाले, ठीक है। चलो इसको देख ले भाई, जो लोग लिख नहीं पाए थे। जेई एडवांस में क्वेश्चन आया, फिर नीट में आया, फिर से आएगा नीट में, और यहां कुछ नंबर बदल देंगे, यहां कुछ नंबर बदल देंगे, या फिर क्या करेंगे, चालाकी करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस 2R कर देंगे, ऐसा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कोई मतलब नहीं है, तो कुछ भी हो, इसको तो क्या करना है, अलग ही करना है, फालतू है क्या। अच्छा, इसका सोल्यूशन, चलो भाई ठीक है, फिर से देखें। इसमें देखो भाई, इसमें मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज हैं, कैसे, आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट बचा के रखना है, ये तो समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे ऐसे, तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल है, तो ये रिमूव हो जाएगा।
सेम चीज इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल, तो ये भी रिमूव हो जाएगा, और इन दोनों का रेशो भी इनके इक्वल ही होगा। देखेंगे तो ये भी रेशो इक्वल ही आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो आएगा। वो तो जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसको लिख के दिया गया है कि आपको क्वेश्चन मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज का ही बनाना है। सॉल्व करने के लिए इसको निकाल देंगे तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों और ये भी सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में। चलो भाई नेक्स्ट करें अब ये वाला। अब देखो भाई, अब इसमें देखो इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल है, इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल है, और इसका रेशो भी इसके इक्वल होगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो तो होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब क्या होगा, कौन सा अलग करना है, ठीक है भाई ये। अच्छा, कई लोगों की तो नजर इतनी तेज रहती है कि थोड़ी देर में उनको दिख ही जाता कौन से अलग कर रहा है, कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं रहती, नजर से ही दिख जाता है, पहली नजर में ही दिख जाता है। अब क्या होगा, ये दोनों सीरीज में, तो क्या आंसर आ गया 4R, ये दोनों 4R और ये 2R। अब तीनों पैरेलल में, पहले इसको सॉल्व कर लो, 4 और 4 का 2, ये तो समझ में आ जाता नहीं आता है। हाँ भाई, अब 2 कैपिटल R पैरेलल विद 2 स्मॉल r, तो 2 कैपिटल R इंटू 2 स्मॉल r अपॉन इनका सम, मतलब 2R प्लस 2R, ये आंसर हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में कोई मेहनत नहीं कर रहा है, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज अपन से बनता ही है, उसी को थोड़ा बार बार देख लेना है। मतलब ऐसे नहीं कि अपन अब इसमें ही लगेंगे, ये वाले अलग से पढ़ना है बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं करना है। लिख लो भाई, क्वेश्चन लिख लो, मतलब ये सब नहीं लिखना है जो ऊपर लिखा है, डायग्राम बनाना है सीधा। स्लो कर दे, कल की बात करते हैं आज। नहीं मतलब अब जगह भी और ये सब चीजें हैं ना, फिर से इसको समझा दे रहे भाई, कई लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से समझ लें। इन दोनों का रेशो आएगा 2R अपॉन R, इस तरफ भी आ रहा है 2R अपॉन R, फिर इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, एक चीज और है कि अगर ये रेशो इक्वल नहीं होगा, ध्यान से सुने आप, एकदम कड़क बात है, ठीक है, कि अगर ये रेशो इक्वल नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, अपना जो लेवल है उसमें क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये फिर इंजीनियरिंग लेवल में चला जाता है, उसमें डेल्टा स्टार मेथड रहती है, ठीक है, नहीं अलग से मिल लेना, अलग से बता देंगे, बहुत लंबा रहता है, डाउट में आ जाना, कर लेंगे। चलो भाई, हाँ भाई चलो, अब अपन चलते हैं, नेक्स्ट है इसका टॉपिक अपना, नेक्स्ट है इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम लिख लें ऊपर हेडिंग, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नेटवर्क, इनफाइनाइट नेटवर्क, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, इनफाइनाइट लिख लें बस ऊपर, इनफाइनाइट नेटवर्क लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, चलो ठीक है। तो एक तो है इस क्वेश्चन को, इनफाइनाइट जो है उसको सही सॉल्व करना है ईमानदारी से, एक तरीका, क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओ, ईमानदारी से सॉल्व करो, सब सही है। दूसरा तरीका है शॉर्ट ट्रिक कि आप 1 सेकंड में कर लो, 2 तरीके। अपन क्या कर रहे हैं, अपन दोनों तरीके कॉपी में लिखेंगे,
एग्जाम में अपन सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। चलो, तो इसमें पहले लिख लो टाइप 1। इसमें टोटल 2 टाइप है कंप्लीट। पहला टाइप जो रहता है, इसमें पहला रेजिस्टेंस R1 सीरीज में दिखता है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 पैरेलल में दिखता है। ऐसा R1, फिर यहां पे फिर से R2, फिर यहां से फिर से R1 R2। ये सिस्टम, ये है टाइप 1। इनफाइनाइट तक सीरीज जाती है। यहां पे पॉइंट होता है A, यहां पे B, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। सॉल्व करने का तरीका है कि अपन मान लेते हैं इसका आंसर क्या है, x मान लेते हैं, इसका आंसर x है। फिर क्या करना है कि x मानने के बाद इसका एक पैटर्न उस x में फिर से कनेक्ट करना है, और उसका जो आंसर है उसको फिर से क्या मानना है, x, ठीक है। देखो, अपन ने एज्यूम कर लिया कि R इक्विवेलेंट है x, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि समुद्र है, पानी भरा है, ठीक है, समुद्र में बहुत सारा। अब आपने मान लिया कि कितना पानी है टोटल, x। अब उसमें से थोड़ा सा और कम कर दें या थोड़ा सा ऐड कर दें तो x की वैल्यू x ही रहेगी। अपन ये मान रहे हैं, नहीं समझ में आया कुछ? तो अब अपन इस x में फिर से एक ये ऐड कर रहे हैं। मतलब अब डायग्राम अपन क्या बनाने वाले हैं, R1 और R2, इसमें किसको कनेक्ट कर रहे हैं, x को, x। अब इसका जो आंसर आएगा उसको क्या मानेंगे, x। ये कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, तो नोट कर लें, डायग्राम बना लें। अब इसको अपन थोड़ी स्पीड से करेंगे, इसलिए स्पीड से करेंगे कि इसका सलूशन अपने कोई काम का नहीं है, इसका रिजल्ट काम का है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। किसी को याद है रिजल्ट? हाँ भाई बताओ। चलो भाई, हम बता देते हैं, आंसर बता देते हैं। आंसर आता है R1/2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 R2/R1। ठीक है भाई, किसी बच्चे को कभी भी ये रिजल्ट याद नहीं होता। अच्छा, फिर बच्चा सोच रहा क्यों लिख रहे, ये इसलिए लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही आंसर चेक करने के लिए। अपने पास जब अभी क्वेश्चन आएगा उसका अपन एक शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे और एक सॉल्व करेंगे इससे, और देखेंगे कि आंसर सही है कि नहीं, इसलिए लिख रहे हैं। बाकी ना इसको याद करना है ना इसका यूज करना है, इस फॉर्मूले का लिख भर लें बस कॉपी में, इसका सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन अपन छोड़ देते हैं, कोई काम का नहीं है, ना किसी क्वेश्चन में काम आने वाला, ना उसका कोई सेंस है, ठीक है भाई, ये नोट कर लें। अब लिखें टाइप 2, फिर अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये आंसर है R1/2 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 4 R2/R1। ठीक है, दूसरा देखें टाइप 2, नोट कर लिया। हां, इसी को इक्विवेलेंट मान रहे हैं, अपन ने माना है, एज्यूम किया है। चलो भाई टाइप 2 देखें। टाइप 2 में क्या होता है, पहला जो रेजिस्टेंस होता है ये पैरेलल में होता है, दूसरा सीरीज में होता है, फिर ये, फिर यहां R1, फिर यहां R2, ऐसा चलेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसका आंसर आएगा, हाँ भाई, ये सिस्टम A B, हाँ भाई।
इसका आंसर आएगा R2/2 -1 प्लस √1 + 4 R1/R2। ठीक, तो आंसर याद नहीं होंगे किसी बच्चे को, करना भी नहीं है याद, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आंसर ना तो याद होंगे, क्योंकि देखो आज याद हो भी गए तो क्या आज से 6 महीने बाद अपना एग्जाम है, क्या 6 महीने बाद याद रहेंगे ये आंसर? ना तो इनफाइनाइट लैडर याद रहेगा, ना ये इतने कॉम्प्लिकेटेड से आंसर याद रहेंगे, तो करना भी नहीं है। अब अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर ले, लेकिन सीधा अपन शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। हाँ हाँ, हाँ लिख लें, अभी लिख लें भाई। कहां, यही लिख रहे थे? चलो भाई, आ गया। अब देखें अपन, मेन क्वेश्चन ये है अपना, समझना उसमें कुछ है नहीं, आप समझना यहां है भाई, आप बुद्धि यहां लगानी, ध्यान दें। अभी तक जो था सब फालतू बात थी इनफाइनाइट लेडर में, अब अपन को बस ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बिल्कुल हकीकत है, किसी बच्चे को जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो याद नहीं आता, समझ में नहीं आता। अब करना क्या है, आपको करना यह है कि इस डायग्राम में जितने रेजिस्टेंस हैं उसमें से 2 पैटर्न ले लेना है। कितने लेना है? 2, और सॉल्व कर देना है। और जो आंसर आ जाए उसमें यहां जो आंसर दिए हैं उसके पास में आंसर होगा। जैसे अब हम सॉल्व करके बताते हैं, एक तो ये दिख रहा है अपन को एक पैटर्न, और दूसरा ये, बाकी सबको छोड़ दें। तो अपन कितना डायग्राम बनाएंगे, मतलब 1 1 1, बस 2 लेना है, 1। ठीक है भाई, ए बी। अब सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लें विद रिस्पेक्ट टू ए बी। हाँ भाई, सॉल्व करें, क्वेश्चन भी लिख लें कॉपी में, एक क्वेश्चन जरूर लिखें जिससे शॉर्ट ट्रिक आप सीख जाएं, सारे आपके घर में खुद सॉल्व हो जाएंगे। और आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। कितने पैटर्न लेना है? 2। समझ में आया? 2 पैटर्न लेना नहीं आया भाई? देखो ये, देखो ये है 1, ये है 2। अब सॉल्व कर दें। 11/4 सही है क्या? सॉल्व करते हैं भाई, हम खुद सॉल्व कर रहे हैं। देखो भाई, ये तीनों सीरीज में, तो कितना हो गया? 3 3 और 1 पैरेलल में, तो 3 × 1/4। फिर ये तीनों सीरीज में, मतलब +2। 11/4, 11/4 को सॉल्व करें, 2.7। अब आप देखें इसमें से कौन सा 2.7 के बिल्कुल पास में है। √3 - 1, 1.7 - 1, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला, ये तो माइनस में आएगा, सी आंसर, और ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो समझ में आया नहीं आया? फिर से एक बार और बताएं। आ गया? एक बार और फिर से। अपन क्या कर रहे हैं यहां पे कि अपन को एक चीज पता हो गई है कि ये जो रिपीट हो रहा है पैटर्न, इसी को कोई आदमी सही में सॉल्व करेगा एक एक करके, जो आंसर आएगा। तो अपन ने दिमाग ये लगाया कि भाई 2 सॉल्व कर लो, आंसर उसके आसपास आएगा। तो अपन ने 2 पैटर्न ले लिए और सॉल्व कर लिया, पूरे को छोड़ दिया। कितने पैटर्न ले लिए? 2, और सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे आंसर आया है। ठीक है, अब आंसर इसके बिल्कुल पास में होगा। 4 ऑप्शन में से आप देख लो कौन इसके पास में है। ठीक है, अब किसी को यह पसंद नहीं है तो बिल्कुल एक्यूरेट वाला चले जाएं अपन। क्या फॉर्मूला था, हमने क्या बताया था इसका फॉर्मूला? हाँ भाई, किसी को याद है? नहीं, इसका फॉर्मूला बताया था भाई हमने, R1/2
1 प्लस √1 + 4 R2 अपॉन R1, ये फॉर्मूला बताया था। अब इसमें ध्यान दो, ये तो R1 है, ये R2 R3 आ गया। अब कैसे सॉल्व होगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें से किसको गायब कर सकते हैं? इसको किसके साथ जोड़ सकते हैं? तो इसको यहां से अलग कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब R1 कितना हो गया? 2 और R2 1। तो क्या आंसर आएगा वहां पे? 2/2 1 प्लस √1 + 4 R2 कितना है? 1 और R1 कितना है? 2। तो ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आएगा? 1 + √3, ये आंसर। तो ये एक्यूरेट आंसर आएगा। जो फार्मूला है उससे आंसर जो आएगा वो आपको यहां प्रिंट मिलेगा। जो शॉर्ट ट्रिक है उससे जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट यहां नहीं मिलेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा बुद्धि लगानी पड़ेगी। ठीक है? जिस स्टूडेंट को ये फॉर्मूला पता होता है एग्जाम में वो कभी नहीं कर पाता। ठीक? क्यों? वो बच्चा कंफ्यूज होता है कि देखो सर R2 ऊपर था कि R1 नीचे था, कि R1 ऊपर करना, बाहर R1 करना कि R2 करना, कभी याद नहीं रहेगा। ठीक है? इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है। हाँ हाँ हाँ, सही है, बैठिए, बिल्कुल सही। इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो इनफाइनाइट लेडर होता है, क्या होता है? इनफाइनाइट लेडर, उसमें 2 से 3 रेजिस्टेंस होते, वो ही कॉपी पेस्ट होते। अगर ये कॉपी पेस्ट नहीं होंगे तो फिर अपन सॉल्व नहीं कर पाए। बिल्कुल सही है। हाँ भाई, क्या? सिस्टमेटिक वही है फार्मूला, ये फार्मूला है, इसी से करेंगे। हाँ, क्या? ये देखो, इसमें से जो भी करंट होगी आखिरी में वही करंट इसमें जाएगी। तो ये दोनों किसमें रहेंगे? सीरीज में। इन दोनों में करंट इक्वली होगी, क्योंकि जब आप यहां बैटरी लगाओगे तो इसमें जो करंट जाएगी आखिरी में इसमें लौटेगी। तो इसलिए ये दोनों सीरीज में होंगे। R1 R2 इसको माना है R1, इसको R2। चलो भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। ऊपर नहीं, अपन देख, ये है, ये इनफाइनाइट का। हाँ भाई देखो, ये फिर से आ गया। अब आप क्या करो, आप इसमें दिमाग लगाने नहीं है आपको। आपको तो 2 पैटर्न पकड़ना है, मतलब 1 2 4, बस 1। आपका आंसर इतने तेजी से आएगा और आपको समस्याओं से दूर है। इनफाइनाइट लेडर की चर्चा नहीं कर रही है अपन को, मतलब ही नहीं। अपन को तो सीधा नॉर्मल क्वेश्चन इसको मानना है और सॉल्व कर रहा है। ये बस, यहां पे पॉइंट है A, यहां पे B है 1 1, बस ये 4 सॉल्व करना है। ठीक है? ये दोनों किस में है? सीरीज में, 2 ओम एक के साथ पैरेलल में। तो 1 × 2/3 + 1 5/3, मतलब कितना आएगा अप्रोक्सीमेट? 1.6। अब 1.6 के आसपास कौन है? इनफाइनाइट, तो ये तो कट गया, 0 कट गया। अब ये कितना होगा भाई? (2.2/2) कितना हो गया? 3.2/1.6, यही आंसर। चलो ठीक है। अब
एक्चुअल फॉर्मूला बताओ भाई, क्या था एक्चुअल? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1/2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R2 अपॉन R1, ये फॉर्म। अब देखो इसमें R1 R2 दोनों एक एक हैं, तो यहां से तो दिख रहा है 1 प्लस 5 हो जाएगा, और ये 1 और ये 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये फार्मूले से कोई बच्चा कभी नहीं कर पाया। ठीक है भाई, तो करना भी नहीं चाहिए, फार्मूला याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, फार्मूला सिर्फ अपनी कॉपी में लिखें चेक करने के लिए, कभी आपको संशय हो जाए कि भाई शॉर्ट ट्रिक से आंसर गलत तो नहीं आ रहा, तो इस फार्मूले को लगा के चेक कर लें, बट फार्मूले से एग्जाम में कभी भी नहीं करें। क्या देखो यहां R1, नहीं, ये तो दोनों ऐसे ही लिखवाया हमने। क्या? हाँ, याद हो फॉर्मूला जल्दी आ जाएगा, याद करना मुश्किल है ना। हो गया तो फिर कोई बात नहीं है भाई, अगर याद हो गया है तो कोई समस्या नहीं है, फार्मूले से करना ज्यादा अच्छा है। चलो भाई, अब इसके बाद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिर्फ अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद इस टॉपिक से आगे चल रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है, आप सॉल्व कर रहे थे भाई अपन, ये है भाई। तो एक आखिरी क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, फिर अपन नए टॉपिक पे आ रहे हैं। इक्विवेलेंट चलता रहेगा, और ये चैप्टर ही इक्विवेलेंट का है, तो घबराने की बात नहीं, वो तो चलता ही रहेगा, बट अपन ने पूरे टाइप पढ़ लिए जितने नीट में हैं सारे, मतलब इससे आगे आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो लिखे भाई, लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन जो था अपने पास ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आता था, पहले आता था, मतलब ये 2000 के पहले, अब 2000 के बाद से ये कभी नहीं आया। ठीक है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एक्चुअल में तो सॉल्व करते हैं केबीएल केसीएल से, ठीक है, लेकिन टीचर्स इतने समय से कर रहे हैं सॉल्व कि इनने एक शॉर्ट ट्रिक बना ली, टीचर्स ने वो ये बना ली है कि इसको अगर इस जंक्शन में जब केबीएल केसीएल लगाओगे तो जो करंट है वो ये वाला करंट सीधा चला जाता है, और यहां से जो करंट आता है वो यहां चला जाता है, मतलब इस पर करंट का क्या नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मतलब ये वाई करंट यहीं चला जाता पूरा, और एक्स सीधा चला जाता, मतलब इस ज्वाइंट को अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं, उठा देते हैं। हाँ, और बस क्वेश्चन सॉल्व। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है भाई, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, नोट कर लें, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन अपने टेस्ट में तो आ सकता है। क्या? अब वो तो आते हैं, किसका? इसमें नहीं बन रहा मल्टीपल, नहीं बन रहा है, कहां बन रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है। मल्टीपल के लिए 5 तो पहले चाहिए ना, आर आर आर। चलो अब सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ गए क्या करना है, इस ज्वाइंट को अलग करना है, ये याद रखना पड़ेगा। ये क्योंकि जिसने सॉल्व किया है केबीएल से उसको याद है कि ऐसा हो रहा है,
ठीक है, अपन भी केबीएल से करेंगे तो आ जाएगा। चलो क्या आ रहा आंसर? अब देखो ये दोनों किस में हो जाएंगे, यहां से देखेंगे सबसे पहले सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, तो 2r इंटू आर अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर ये तीनों सीरीज में, तो r प्लस 2r/3, तो 3 3 8 8r/3, और ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो यानी फाइनल आंसर होगा 8r/3 पैरेलल विद 2r। इसको आपको सॉल्व करना है, 8r/3 पैरेलल विद 2r। क्या एक ही में करना है बस? क्या मल्टीबिट स्टोन ब्रिज जब बनते हैं, जब अपन को 5 दिख रहे हो रेजिस्टेंस, इसमें तो 5 कहीं भी सिस्टमेटिक नहीं है, हाँ नहीं लगेगा। देखो इन दोनों का रेशो अब किसके इक्वल कर रहे हो? किन दोनों के? इन दोनों के। नहीं तो फिर ये नहीं हो रहा ना, ये ऐसी सीधी चेन चलनी चाहिए। चलो भाई, तो इसको छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। मतलब नीट के एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट में आ सकता है, टेस्ट वाले बच्चे को परेशान करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है भाई। चलो अब लिखें इसके बाद, चलो तो सबसे पहले लिखते हैं, ऊपर हेडिंग लिख दें, ऊपर हेडिंग लिखते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रूल। ऊपर हेडिंग लिख दें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आपने अच्छे से सीख लिया अगर, तो पोटेंशियोमीटर, इसके बाद आगे के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, सारी चीजें आपसे खुद घर पे ही बन जाएंगी। बस ध्यान से, हाँ मीटर ब्रिज, सारी चीजें आपको अच्छे से इसको सीखना है। सबसे पहले वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कब होता है? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कब होता है, सीरीज में कि पैरेलल में? तो सबसे पहले लिखें सीरीज में, लिखें भाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यानी वोल्टेज डिवीजन रूल कहां लगाना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये क्लियर हो गया सबको। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी लोगों को इसका आंसर भी याद ही होता है। ये वोल्टेज है V, ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, R3। इन तीनों में करंट क्या होगा? इक्वल। लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। कितना करंट होगा? V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर अपन इस पहले रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ अप्लाई करें, पहले रेजिस्टेंस पे, इसमें वोल्टेज एज्यूम कर लें कितना है? V1, और ओम्स लॉ लिखें तो क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। अब यहां पे I की वैल्यू पुट कर दें, तो V इंटू R1 अपॉन, इसी को कहते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रूल। ये फार्मूला कितने लोगों में पहले से ही बनता था? याद था? अच्छा याद नहीं था तो लिख लें भाई, लिख लें भाई, तब तो लिखना है जरूरी। V2 इज इक्वल टू होगा V R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और सिमिलरली V3 होगा V R3 R1 प्लस R2 प्लस। अच्छा एक चीज अच्छे से लिख ले कि वोल्टेज डिवीजन सिर्फ सीरीज में होगा, पैरेलल में कभी नहीं करें, करंट डिवाइड होगा वहां तो, और वोल्टेज कैसा रहेगा? इक्वल। अच्छा अगर मिक्स हो, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल, तब क्या करेंगे? नहीं नहीं, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, क्या करेंगे?
चलो एक काम करते हैं, पहले इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज कंफर्म है कि ये तीनों R1 R2 R3 सीरीज में है, और वोल्टेज जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी को ज्यादा मिलेगा, मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इन सारी चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलो चलो भाई, एक आसान सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। ठीक है भाई, यहां पे वोल्टेज भी थोड़ा आसानी ले लेते हैं अपन, 180 वोल्ट। अब इसको इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, किसको कितना मिलने वाला है। हाँ, V1 इज इक्वल टू 180 इंटू इट्स रेजिस्टेंस, मतलब 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 60, 63, 30। इसमें 60, यहां पे 90 वोल्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, इन तीनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बहुत जरूरी है। हो रहा है? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि लिखें, बन रहा हो तो छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें से नीट में कैसा आएगा, ये वाला नहीं आएगा, इसका जस्ट उल्टा आता है। उल्टा कर देंगे क्वेश्चन को, कुछ नहीं करेंगे। नीट वाले आप देखना, इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे। कर दें? नोट कर लिया सबने? कर लिया? चलो अब देखो भाई, अब कैसा उल्टा कर देंगे। इसमें ये 3 रेजिस्टेंस आपको देंगे, ठीक है, बैटरी की वैल्यू नहीं देंगे, बैटरी V लिख देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस ये लिखेंगे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक है, आपसे कहेंगे इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है ये 10 वोल्ट है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बैटरी, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ये उल्टा हो गया, समझ में नहीं आया? 3 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप है 3 वोल्ट, 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इस पे वोल्टेज ड्रॉप है 10 वोल्ट। आपको बैटरी की वैल्यू बतानी है। समझ में आ गया कि नहीं आया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया? आपको नीट में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब आया हुआ भी है कई बार। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं। कौन सा बच्चा कैसे कर रहा है ये नहीं अपन कह सकते, हम सब तरीकों से सॉल्व करें जितने हो सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ जाए। सबसे पहला आसान तरीका है, इस पर वोल्टेज अपन कैलकुलेट कर लें, इसको मान लें V2, तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू V इंटू इट्स रेजिस्टेंस, मतलब 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 और 9। इसमें से किसकी वैल्यू है हमारे पास, V2 की, कितनी, 10, यहां रख देंगे। 10 इज इक्वल टू V इंटू 3 अपॉन 9, तो V इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, कितना आ रहा है, 30 ओम। सही है, 30 वोल्ट। अब दूसरा तरीका यह है, कुछ लोग इसमें करंट निकाल लेते हैं। कितनी होगी करंट, ओम्स लॉ लगा के, 10/3 एम्पियर।
यही करंट इसमें भी फ्लो होगी, यही करंट इसमें भी फ्लो होगी। इन दोनों पे वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर सीधा ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। आई कितनी है और टोटल रेजिस्टेंस 9, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट लिखें इसके बाद, ये कौन सा रूल हो गया, वोल्टेज डिवीजन। अब लिखें करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, क्या कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, दोनों का मतलब एक ही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी डिवीजन भी। हाँ बिल्कुल सही, उसमें लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में ज्यादा आता है। ये आई करंट आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है R1 R2, यहां से करंट जा रहा है I1, यहां से करंट जा रहा है I2। आपको I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितने लोगों को पहले से फॉर्मूला याद है, कुछ आइडिया? हाँ, क्या कर रहे हैं? I इंटू R2 अपॉन, बिल्कुल सही है, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब दो रेजिस्टेंस हो, तीन होने पे ये अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या करेंगे अपन? हाँ भाई, तो अपन एक काम करते हैं, एक्चुअल मेथड से चलते हैं, ठीक है। एक्चुअल मेथड ये है कि इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को बी। अब अपन ये कर रहे हैं कि पॉइंट ए बी में वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना वोल्टेज ड्रॉप है, VAB, किससे? ओम्स लॉ से। तो करंट तो कितना है, I, तो इन दोनों में टोटल करंट तो कितना जाने वाला है, I। अब इनका रेजिस्टेंस कितना है, तो उसको अपन थोड़ी देर के लिए लिख दे रहे हैं R इक्विवेलेंट। क्या लिख दे रहे हैं, R इक्विवेलेंट, ठीक है, जो भी आएगी उसकी वैल्यू। तो मतलब VAB किसके इक्वल है, I R इक्विवेलेंट। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा, फिर से दोबारा। अपन ने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, यहां पे बना दिया, इसकी कुछ वैल्यू आ गई R इक्विवेलेंट। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 3 ओम है, ये 6 ओम है, तो R इक्विवेलेंट कितना आता, 2 ओम, तो यहां पे लिख देते 2 ओम। अब ये करंट I है, तो ये करंट इसी में से जाएगी, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? अब ध्यान दें, ये वोल्टेज इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल में। तो अब इसमें से करंट कितनी जाएगी, VAB अपॉन R1, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R1। इसी तरीके से I2 क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R2। ठीक है, तो नोट कर ले, यहां पे खास चीज आपको नोट करना है वो ये है कि VAB जो होगा वही वोल्टेज किसको मिलेगा, R1 को, वही किसको मिलेगा, R2 को। इन दोनों को जो भी वोल्टेज मिलेगा वो कैसा होगा, इक्वल। ठीक है, तो नोट कर लें इसको। उन्होंने बताया था वो कैसे आएगा। अब इसमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, ये अपन लग सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन 2। तो यहां से ये R1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, I R2 अपॉन R1 प्लस R2। कौन सा?
हाँ ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 रेजिस्टेंस ही होते हैं, 3 होने पे आपको ये वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, 2 होने पे वो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जितना अभी नहीं आ रहा समझ में, सॉल्व करने पे समझ में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आया तो आ जाएगा मतलब। जैसे कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो रही, VAB कैसे आ रहा है, फिर इन दोनों पे वोल्टेज इक्वल होगा। ठीक है, सॉल्व करें क्वेश्चन फिर। अच्छा, अपने घर में कौन सा सर्किट डायग्राम होता है, सीरीज पैरेलल घर में? चलो भाई, अब देखो एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते, बिल्कुल आसान है। इसको आप आंसर जो है मतलब देख के हवा में दे सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 600, यहां से करंट आ रहा है 18 एम्पियर। फाइंड आउट द I1 एंड I2। देख के कोशिश करें बिना लिखे देने की, अच्छा रहेगा। लिखे नहीं बिल्कुल। I1 12, I1 आ रहा है 12 एम्पियर और I2 आ रहा है 6 एम्पियर। सही है गलत है? अगर अपन को लग रहा है कि आंसर सही नहीं है मान लो, तो इस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर ले, कितना होगा 36। इस करंट को इससे मल्टीप्लाई 36, वोल्टेज इक्वल है, मतलब आंसर बिल्कुल 100% सही है। तो I1 इज इक्वल टू, अब अपन को क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीका है, सबसे पहले इस पे वोल्टेज निकालें AB। ठीक है, वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज V AB इज इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट। तो I कितना है 18, R इक्वलेंट 3 और 6 का 2, याद हो जाना चाहिए, तो फिजिक्स में बार बार आता है 2। तो यानी कितना वोल्टेज हो गया 36 वोल्ट। इसको भी मिलने वाला है 36 वोल्ट और इसको भी मिलने वाला है 36 वोल्ट। अब आप करंट इसमें निकाल सकते हैं, 36 अपॉन 3 कितना आएगा 12 एम्पियर, इसमें 36 अपॉन 6 यानी 6 एम्पियर। यह भी ध्यान रखें कि करंट का सम इसके इक्वल आना चाहिए, अगर कुछ गलती हुई होगी तो यह डिस्टर्ब हो जाएगा, सम इक्वल नहीं आएगा। दूसरा ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर अपने पास फार्मूला है, I1 इज इक्वल टू I R2 अपॉन R1 प्लस R2। जिसमें करंट निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस ऊपर नहीं लेना है, कौन सा लेना है, दूसरा। ऐसा क्यों हो रहा है, करंट जो है ज्यादा करंट उसमें से जाती है जिसका रेजिस्टेंस कम है, और कम वाले में से ज्यादा, ज्यादा वाले में से कम, करंट उल्टी चलती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से करके देख लें। आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है भाई। अब एक बार नीट में आया है सिर्फ क्वेश्चन एक बार, उसमें 3 रेजिस्टेंस थे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते 3 वाला, उसको सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर ले पहले, या फिर हम यहां लिख देते हैं क्वेश्चन। 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ये 30 ओम, 15 ओम और ये नीचे वाला है 10 ओम। ठीक है, यहां से जो करंट आ रही है ये है 36 एम्पियर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में, 30, 15 और 10, और करंट आ रही है 36। नीट में एक बार आया है बस 3 वाला, बाकी हमेशा 2 वाले आते हैं।
ये 3 वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? वोल्टेज। वोल्टेज मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 5। मतलब 30 और 15 का 10 और 10 और 10 का 5। सही है भाई, बिल्कुल सही। तो यानी VAB आ रहा है 36 इंटू 5 यानी 180 वोल्ट। अब इसमें करंट आ जाएगा 180 अपॉन 30, कितना आ रहा है? 6। इसमें 12, इसमें अच्छा इसमें 12 आ रहा भाई। ठीक है, सही है बिल्कुल। मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं किसी को। सीरीज पैरेलल अपन ने पढ़ लिया। अब इसका जो मिक्स होगा उसमें केवल 2 टाइप हैं अपने पास। सारे क्वेश्चन उन 2 टाइप में ही आएंगे जो अपन ने पहले पढ़े थे, वो फिर से। तो उसी को अपन पढ़ते हैं। तो ऊपर हेडिंग लिख दें, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे केबीएल। इस टॉपिक के नेक्स्ट बात केबीएल नेक्स्ट क्लास में। हाँ, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसमें सबसे पहले देखते हैं टाइप 1। ठीक है भाई, टाइप 1 इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बस। ये टाइप यहां पे 3 ओम, 6 ओम, 1 ओम। ठीक है भाई, ये 60 वोल्ट की बैटरी है। आपको सारे रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालना है, सारे रेजिस्टेंस में करंट निकालना, अलग अलग इंडिविजुअली। ठीक है, सॉल्व करें। फाइंड आउट द वोल्टेज एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, आप जिनसे बनता हो वो करें, जिनसे नहीं बनता हो वो समझ लें। ठीक है, हाँ, नोट कर लें, आपको निकालना है। टाइप 1 लिखना है यहां, टाइप 1। फिर लिखना है कैलकुलेट द वोल्टेज एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हो गया? हाँ भाई, कितना आ रहा भाई इसमें? करंट कितना आ रहा है? 20 एम्पियर। इसमें 20/3। और वोल्टेज इसमें वोल्टेज 30। अरे भाई, अलग अलग आंसर एक सा आना चाहिए ना। स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि अपने पास बैटरी है, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में नहीं है? सीरीज। वोल्टेज कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। अभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया x, यहां पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया y। अब इस दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया तो कितना हो गया रेजिस्टेंस? 2। और एक नया डायग्राम बना लिया यहां पे, 1x y 2, ये 60। अब ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। अब आप
वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो 60 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें जितने जल्दी कर सकते हो। तो इस पे कितना आएगा, 60 इंटू 1 अपॉन टोटल यानी 3, कितना आएगा 20, इस पे 40, ये हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है। अब ध्यान दें, अब लिखना बंद कर दें थोड़ा 2 मिनट, ध्यान दें। यहां पे एक्स वाई पे वोल्टेज कितना आया 40, जितने भी लोग एक्स वाई से कनेक्ट होंगे सबको 40 मिलेगा। अब चाहे वो 1 लाख रेजिस्टेंस हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितने लोग कनेक्ट है वहां एक्स वाई से, तो इन सबको 40 मिलने वाला है। मतलब इसको भी वोल्टेज 40 मिलेगा, इसको भी 40 मिलेगा, और इसको तो पता ही है कितना मिला है 20। तो ये वोल्टेज अपना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब करंट आप खुद ही निकाल सकते हैं। जैसे इसमें करंट कितनी आएगी 20, इसमें 40/6, इसमें 40/3, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड यही है, ठीक है भाई। तो नोट कर लें। सबसे पहले क्या करना है, यहां पे पॉइंट एक्स वाई एज्यूम करना है, फिर एक नया डायग्राम बनाना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, फिर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। फिर एक और मेथड है, उससे भी सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको नोट कर लें। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ये वाली, मतलब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कहीं ना कहीं। जो इसके बाद टाइप 2 है वो सब बच्चों से बनता है, टाइप 2 आसान है, यही टाइप दिक्कत का है इसमें, क्योंकि बच्चा ये स्टेप नहीं करना चाहता, वो सोचता नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो अपने मन से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि वोल्टेज तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा जब दोनों किसमें हो, सीरीज में, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका नोट कर लिया, इसको कुछ पूछना हो डाउट तो पूछ सकते हैं, डिफिकल्ट है ये। फिर से बताएं दोबारा। सबसे पहली दिक्कत ये थी कि 1, 3 और 6 तीनों ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर अपन ने बीच का तरीका ढूंढा, इस पॉइंट को एक्स माना, इसको वाई अपने मन से, इन दोनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। कितने रेजिस्टेंस से, 2 ओम। इसके बाद ये डायग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, सीरीज में। वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अपन को पता है कि एक्स वाई के बीच कितना वोल्टेज आया 40, जितने लोग एक्स वाई के बीच कनेक्ट होंगे सबको कितना मिलेगा 40, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरी मेथड, पहले इसको नोट कर लिया अच्छे से, एग्जाम में यही मेथड काम आएगी। एग्जाम में यही मेथड काम आएगी, दूसरी वाली उतनी काम नहीं आएगी। लिख लिया, चलो भाई। अब लिखो मेथड 2, ये हो गई मेथड 1। मेथड 2 ये है कि आप करंट कैलकुलेट कर लें। करंट, कौन सी करंट, ये वाली जो बैटरी दे रही है। कैसे निकालेंगे, कभी भी आपको निकालना हो करंट गिवन बाय द बैटरी, क्या फार्मूला होता है, V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये भी लिख लें, कभी कभी ये फॉर्मूला काम आ जाता है। हाँ भाई, तो V कितना है 60, टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में तो 2 और सीरीज में इसके साथ तो कितना हुआ 3, कितना आ रहा है 20 एम्पीयर। तो यहां से करंट आ रहा है 20, इसमें से कितना जाएगा 20, ठीक है। अब यहां पे करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है 20, और टोटल कितना है, बचा कितना, तो 40 14 पे चला जाएगा। नहीं आया, आ गया, सॉल्व हो गया, ठीक है भाई, ठीक है, सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आप चाहो तो इस 20 एम्पियर को इन दोनों में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। किस रूल से, करंट डिवीजन वाले रूल से, करंट डिवीजन। हाँ भाई, इसमें करंट अगर अपन निकालते हैं सपोज एक्स, तो कितनी आ रही 20 इंटू किसका रेजिस्टेंस लेंगे 6 या 3,
6 अपॉन टोटल 9, तो ये हो जाएगा 2 3, तो कितना आ जाएगा 40/3 एम्पियर। ठीक है, वो थोड़ा कम समझ में आया, फिर से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है ना, कुछ थोड़ा डाउट है। चलो भाई एक और सॉल्व करते हैं। यहां पे अब अपन 3 रेजिस्टेंस कर देते हैं। ठीक है भाई, 30 ओम, 15 ओम, 10 ओम। चलो भाई सॉल्व करें। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द वोल्टेज एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हाँ भाई, तो इस पॉइंट को मान लें सबसे पहले x, इस पॉइंट को मान लें y, इन तीनों का इक्विवेलेंट 5। नया डायग्राम बना लें, 20x y के बीच कनेक्ट करें 5, और ये बैटरी हो गई 200। अब 200 को 20 और 5 में डिवाइड करें, इसमें 160 और यहां पे 40। इसके बाद आपके सारे आंसर आ गए। ये 40 इन तीनों को मिल जाएगा, 40 40 40 और इस पे 160। ठीक है भाई, अब आप करंट निकाल सकते हैं कहीं भी, है ना। चलो भाई ठीक है, आप 2 मिनट रुकें, 2 मिनट। हाँ रेशो से, रेशो से। चलो भाई एक अपन सुन लें, शायरी सुन लें एक, है ना भाई।